Children, now we are going to start Chapter 7, Glimpses of India from your first flight book. In this chapter, we'll read 3 different stories. A Bake-Up from Goa by Lucio Rodrigue, second Coorg by Lokesh Abrol, and third story or real life experience which we will read is Tea from Assam by Arup Kumar Datta. So children, glimpses of India. What does this name suggest? Glimpses means झलक. तो आपको अलग अलग प्रांत के अलग अलग लोगों की रहन सहन और उनके लाइफ के बारे में इसमें झलक मिलेगी. पहली स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ बेकअप फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग. लूसियो रॉड्रिग वॉज अ कोंकणी राइटर, कोंकणी एसेइस्ट who lived between 1916 to 1973. So let us start the story. A Bake-Up from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. तो ये पेन पोर्ट्रेट है ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर का. पेन पोर्ट्रेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज़ पेन पोर्ट्रेट. पहले आप देखिए पोर्ट्रेट क्या है. व्हाट इज़ पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट का मतलब जो पिक्चर ड्रॉ करते हैं आर्टिस्ट, जो पिक्चर किसी की रियल इमेज ड्रॉ करते हैं रियल टाइम में, मतलब वो सामने बैठा होता है और उसकी इमेज ड्रॉ करते हैं और उसको कलर करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज पोर्ट्रेट. तो यहाँ पे ऑथर जो हैं he just writes about his real life experience and he portrays the picture so that you can imagine the place inside your mind. तो आप जब वो पढ़ते हो तो एक तरह का इमेज आपके दिमाग पे बन जाता है. दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज पेन पोर्ट्रेट. तो जो ऑथर्स होते हैं वो अपनी पेन से, कलम से इतनी पावरफुल उनकी राइटिंग होती है तो एक तरह का वो इमेज बना देते हैं हमारे दिमाग पे, इसलिए ये पेन पोर्ट्रेट कहा जाता है. सिंस they are writing about their real life experiences, so they are portraying these pictures. That's why it is written as pen portrait. और ये पेन पोर्ट्रेट किसका बन रहा है? ट्रेडिशनल, परंपरागत गोवन विलेज बेकर, गोवा के गाँव के बेकर्स जो हैं उनका पेन पोर्ट्रेट. परंपरागत काफ़ी समय से, पुर्तगालियों के समय से ही वो चले आ रहे हैं. उसी समय उन लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया था, बेकरी इस्टेब्लिश की थी, उस समय से ये वहाँ पाए जाते हैं. एंड हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी. अभी भी उनका उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है अपनी सोसाइटी में, उनकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है. आज भी लोग उनका इंतज़ार करते हैं और उनके बिना कोई भी उनका ओकेजन सेलिब्रेशन पूरा नहीं होता. तो ऐसे ही एक बेकर की लाइफ और बेकर्स की लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे जो गोवा से बिलोंग करते हैं. नाउ द लेसन स्टार्ट्स. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो ये ऑथर कहते हैं कि हमारे एल्डर्स, उनके एल्डर्स जो हैं, उनके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अक्सर ऑफन हर्ड, अक्सर सुने जाते हैं याद करते हुए, रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली. रेमिनिसिंग मीन्स रिकॉलिंग, पुरानी बातों को याद करते हैं, एंड नॉस्टैल्जिकली फॉन्डली, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट. तो नॉस्टैल्जिकली का लिटरल मीनिंग होता है लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ही प्यार के साथ, पुरानी चीज़ को याद करना या इमोशंस के साथ. तो वो आज भी देखा जाता है कि बहुत ही प्यार के साथ अपनी पुराने दिनों को याद करते हैं. अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, पोर्तुगीज़ के समय. द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. लोव्स ऑफ ब्रेड मीन्स लोव्स आर अनकट पीस ऑफ ब्रेड जो बेक्ड होते हैं और उसके बाद कट करके उनको पैकेट्स में बंद किया जाता है, तो आपको ब्रेड स्लाइस के फॉर्म में वो आप परचेज़ करते हो. तो जो अनकट पीस ऑफ ब्रेड है, रेक्टेंगुलर पीस होती है बड़ी सी, विच यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आपके लेफ्ट साइड में जो पिक्चर में दिख रहा है वो है लोव. तो उनका फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को अभी भी वो याद करते हैं. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड. वो ब्रेड खाने वाले माइट हैव वैनिस्ड मतलब अब नहीं रहे, वैनिस्ड डिसअपियर्ड, वो अब नहीं रहे मौजूद, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन ब्रेड बनाने वाले अभी भी वहाँ पे हैं. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स. अभी भी मिक्सर्स जिसमें कि रॉ मटेरियल मिक्स किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए. ब्रेड के लिए बच्चों अलग अलग रॉ मटेरियल होता है, आप जानते हो. कभी आजकल तो होल व्हीट फ्लावर से भी बनता है और फाइन फ्लावर से, मैदे से बनता है. देन दे मेक्स शुगर एंड सॉल्ट एंड बेकिंग पाउडर एंड दिस. तो इस तरह से मिक्सर जो इनको मिक्स करने वाली मशीन होती है वो भी अभी मौजूद है. उसके साथ मोल्डर्स जो सांचा होता है
जो ट्रे होता है जिसमें वो मोल्ड करते हैं ब्रेड को, एक शेप देती है पर्टिकुलर, उस रॉ मटेरियल को उस ट्रे में डालते हैं और उसको बेक करते हैं तो वो पर्टिकुलर शेप में आ जाती है। सम आर राउंडेड, सम आर स्मॉल इन साइज, सम आर बिगर इन साइज। तो वो अलग अलग शेप के मोल्डर्स हैं और बेक करने वाले भी आज भी मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। वो पुराने समय की और टाइम टेस्टेड जो कि समय के साथ उन्होंने अपनी गुणवत्ता को सिद्ध किया है। नोन फ्रॉम एक्सपीरियंस टू बी रिलायबल, मतलब एक्सपीरियंस अनुभव के साथ पता चला है कि वो विश्वासी हैं, मतलब उन पे हम रिलाई कर सकते हैं, उन पे विश्वास कर सकते हैं। ऐसा टाइम टेस्टेड फर्नेस है। इसका मतलब ये है बच्चों कि बहुत लंबे समय से वो आज भी यूज़ हो रही हैं और वो उसी एफिशिएंसी के साथ काम करती हैं। वो फर्नेसेस क्या, ओवन, जहाँ पे कि उसको बेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में जो जल रही है इसको भट्टी कहते हैं, इसको ओवन कहते हैं ब्रेड को बेक करने के लिए। तो ये बेकरी में ऐसा ओवन होता है जहाँ पे कि बड़े बड़े ओवन्स होते हैं जहाँ पे कि वो बेक करते हैं। तो ये पुराने समय से इनकी ट्रेडिशनल ओवन जो है अभी भी उसी तरह से काम कर रही है। दैट्स वाई इट इज़ टाइम टेस्टेड, समय के साथ भी अभी उसी तरह से फंक्शनिंग है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ येट नॉट एक्सटिंग्विश्ड, और इनकी आग अभी भी नहीं बुझी है। द थर्ड, उसकी धमक, एंड जिंगल क्लिंकिंग साउंड, मतलब जो मेटालिक साउंड होती है उसमें कुछ मेटल के ऐसे लगे होते हैं कि जब वो डंडे को पटकते हैं। दिस इज़ रिटन अबाउट हिज बैम्बू ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। ट्रेडिशनल बेकर्स जो परंपरागत बेकर होते हैं पुराने समय से जो चले आ रहे हैं, उनके फैमिली का ट्रेडिशन है कि उनके पास एक बैम्बू होता है, बड़ा सा डंडा होता है बांस का, जिसमें कि इस तरह से मेटालिक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, एंड विच जिंगल वाइल दे थर्ड इट। इसको ज़मीन पे पटकते हैं तो जिंगल क्लिंकिंग साउंड, मेटालिक साउंड आता है उसमें से, जैसे कि घुंघरू के बजने की आवाज़। तो ऐसे आवाज़ आती है उसमें से, और उसको पटकते हैं तो उसको पटकने का भी थम्पिंग साउंड होता है, धमक होती है। तो ये जो आवाज़ होती है उसको सुन के हेराल्डिंग मतलब अनाउंस करता है हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, उनके आने की सूचना देते हैं। मतलब वो जब डंडा उनका पटकते हैं, आप अंदर बैठे हो तो भी आपको उस डंडे की आवाज़, उनके बैम्बू की आवाज़ सुनाई देगी, तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो यूनिक होता है, पेक्यूलियर साउंड होता है। तो ये समझ में आ जाता है कि बेकर्स आ गए ब्रेड लेके, फ्रेश ब्रेड लेके। जैसे कि आप आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनते हो तो कुछ उसका सिग्नल होता है, वो उस तरह से अपने डब्बे से आवाज़ देता है, या तो कुछ सायरन ऐसा बजाता है कुछ भी, तो वो आपको समझ में आ जाता है कि ये सेलर आ गया। कोई भी हॉकर्स होते हैं, दे जस्ट गिव आउट पर्टिकुलर काइंड ऑफ साउंड। तो ऐसे हॉकर्स, इसी तरह से बेकर्स का ये बैम्बू का थर्ड जो होता है उससे समझ में आता है कि बेकर्स आ गए ब्रेड लेके। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, अभी भी कुछ जगहों पे वो उसी तरह से ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं और उसी तरह से बैम्बू लेके वो दिखाई देते हैं। ये दिस इज़ द रियल पिक्चर ऑफ गोवन विलेज। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। फादर हो सकता है कि अब जिंदा ना हो क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन उनके बच्चे जो है वो फैमिली प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसी को आगे चला रहे हैं। फैमिली प्रोफेशन मतलब बेकिंग ऑफ ब्रेड, तो वही बेकरी को अपने आगे चला रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर्स इन गोवा। आज भी इन बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? दे आर नोन एज पेडर्स इन गोवा, पेडर्स के नाम से जाना जाता है गोवा में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, अब अपने बचपन के समय की बात बता रहे हैं कि उनके बचपन में द बेकर्स यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। जब वो छोटे थे लूसियो रॉड्रिक, तो उस समय ये बेकर्स होते थे, उनके दोस्त भी होते थे, उनके साथ रहते थे और उनको गाइड भी करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और वो आया करता था, जिसके बारे में पर्टिकुलर बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो कम से कम 2 बार तो आया ही करता था, दिन में 2 बार उनसे मिलते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, पहली बार जब वो सुबह को अपने ब्रेड को बेचने के लिए निकला करता था। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, और दूसरी बार जब वो सारे अपने ब्रेड और लोफ सारे सेल कर लेते थे, तो उसके बाद अपने एम्प्टी बास्केट, एम्प्टी और ह्यूज बास्केट, बहुत बड़े बड़े बास्केट में लेके सुबह को निकलते थे, और जब वो बास्केट पूरी उसमें से सेल हो जाती थी सारी ब्रेड, तो वो खाली बास्केट लेके लौटते थे, तो फिर से लूसियो उनसे मिलते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू
वेकस अप फ्रॉम स्लीप। और जिंगलिंग थर्ड जो होती थी, उनकी यूनिक साउंड जो होती थी बैम्बू के पटकने की, वो इन लोगों को नींद से जगा देती थी, मतलब वो अर्ली मॉर्निंग आते थे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और ये लोग दौड़ते थे उनसे मिलने के लिए और उसको वेलकम करने के लिए, ग्रीट करने के लिए। वाई वॉज इट सो? अब कहते हैं कि ऐसा क्यों था? क्या उन लोगों को ब्रेड बहुत पसंद था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ये लोफ के लिए प्यार था उनका? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोफ्स वेयर बॉट बाय सम पैस्किन्स और बैस्टिन्स, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। लोफ्स तो कोई भी लेके आ सकता था, पैस्किन और बैस्टिन कोई भी मेड सर्वेंट उनके घर के लेके आ सकते थे। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. तो किसके लिए वो भागते थे सुबह सुबह उठ के बिस्तर से? जैसे ही बैम्बू की आवाज़ आती थी तो वो किसके लिए भागते थे? यस, दिस ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड के बने हुए गोल गोल डोनट लाइक के शेप में होते थे, तो वो उसके लिए भागते थे। और उसको वो बहुत ही ध्यान से, वी चोज केयरफुली, बहुत ध्यान से उनको चूज़ करते थे, क्योंकि उनकी चॉइस होती थी, अलग अलग शेप के अलग अलग टेस्ट के मिलते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल में, कभी कभी वो बेकर्स लेके आते थे, स्वीट ब्रेड भी लेके आते थे, मीठे ब्रेड लेके आते थे, और स्पेशल डिज़ाइन के बने हुए लेके आते थे। तो इसके लिए बच्चों में स्पेशल अट्रैक्शन होता था कि वो जल्दी जाएं और अपना पीस ले लें, नहीं तो फिर हो सकता है कि उनको वो ना मिले। दैट्स वाई जस्ट सी दिस पिक्चर, इट इज़ नोन एज कैंकॉन, बैंगल शेप्ड ब्रेड, इसको स्पेशल वहाँ कहा जाता है कैंकॉन। एंड कैंकॉन मीन्स बैंगल इन कोंकणी, कोंकणी में इसका कैंकॉन का मतलब ही होता है बैंगल, चूड़ियाँ। तो इन ब्रेड को जो बैंगल शेप्ड ब्रेड है उनका नाम है कैंकॉन। द मेकर्स मेड his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo stuff. तो बेकर्स की एंट्री जो होती थी वो म्यूज़िकल एंट्री होती थी, क्योंकि उनके बैम्बू से म्यूज़िकल साउंड निकलता था, और वो कौन सा साउंड होता था? झैंग झैंग का साउंड होता था। वो स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, बैम्बू स्टिक में स्पेशली मेड रहता था, बना हुआ स्पेशल डिज़ाइन का, वो स्पेशल पर्पस के लिए जो बना होता है, दैट इज़ स्टाफ, स्टिक विच इज़ मेड फॉर सम स्पेशल पर्पस। तो वो उनका बैम्बू स्टफ जो होता था, बैम्बू स्टिक होती थी, बिकॉज इट वॉज स्पेशली मेड फॉर दैट पर्पस, फॉर द सेलिंग ऑफ ब्रेड और इन लोव्स, दैट्स वाई इट वॉज बैम्बू स्टफ। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो क्या करते थे? अपने सर पे जो बास्केट होता था उसको सपोर्ट करते थे, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, आप देखते हो कि दूसरे हाथ से वो बैम्बू पकड़े रहते थे, उसको पटकते थे ज़मीन पे वो आवाज़ निकालने के लिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ब्रेड सेलर्स आ गए। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, तो वो लेडीज़ जो होती थी, घर की औरतें होती थी, उनको गुड मॉर्निंग विश करते थे। एंड देन प्लेस्ड हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और वर्टिकल बैम्बू पे सीधी खड़ी करके बैम्बू को उसके ऊपर अपना बास्केट रख देते थे, जिसमें उनके लोव्स और ब्रेड होते थे। वी किड वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, तो वो पुश असाइड किस लिए कर जाते थे? क्योंकि सारे बच्चों की आदत होती है कि कुछ भी सेलर आया, हॉकर आता है, तो वो सब जाके वहाँ पे चारों तरफ से इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसको परेशान करते हैं। तो इसलिए उनको माइल्ड रिब्यूक मीन्स स्लाइट एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और स्कोल्डिंग, थोड़ी सी झिड़क पड़ती थी, डांट पड़ती थी, और उनको साइड हटा दिया जाता था जब वो उसके चारों तरफ भीड़ लगा लेते थे तो। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और लोव्स जो होते थे वो सर्वेंट को दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन बच्चे जो थे वो अपनी हिम्मत नहीं हारते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, उसके पास जो बेकर के बास्केट के पास कोई बेंच पड़ा होता था तो उस पर चढ़ जाते थे, और द पैरापेट, कोई लो वॉल होता था, छोटी दीवार होती थी, उस तरह का स्ट्रक्चर, यू कैन सी दिस पैरापेट, बाउंड्री वॉल जैसे छत के ऊपर होता है, दैट इज़ नोन एज पैरापेट। तो लो वॉल कोई भी हो, दैट इज़ पैरापेट। फेंस होता है कहीं का, तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज पैरापेट। तो ये पैरापेट पे, एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, किसी भी तरीके से बस उनका क्या काम होता था? झांक लेना होता था, देख लेना होता था कि उनके बास्केट में क्या क्या स्पेशल है उनके लिए, तो वो उनको देखना होता था। तो कैसे भी चढ़ के कोई बेंच पे चढ़ जाते थे, कोई दीवार पे, छोटी दीवार बगल में दिखी तो उस पर चढ़ के, और वो उसमें देख लेते थे उनकी बास्केट में क्या क्या पड़ा है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स, और ऑथर को अभी भी याद है वो टिपिकल फ्रेगरेंस, फ्रेश बेक्ड ब्रेड का जो फ्रेगरेंस होता है, तो
वो उनका सेंट जो होता है, स्मेल होती है, मीठी सी सुगंध होती है, वो उसको अभी भी याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। लोव्स होते थे बड़े लोगों के लिए और बैंगल्स होते थे और उसी तरह के दूसरे स्वीट ब्रेड होते थे बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। तो फिर बच्चों को ये भी चिंता नहीं होती थी कि या तो वो अच्छे से ब्रश करें या मुंह को धोए अच्छे से, बस क्योंकि बिस्तर से उठ के आ जाते थे बेकर्स के पास और फिर वहाँ से जो ब्रेड मिली उनको बैंगल्स मिले और जो भी मिले ब्रेड अच्छे खाने के लिए फ्रेश ब्रेड होते थे, तो उनकी सुगंध से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे और बस बिना ब्रश व्रश किए खा लिया करते थे। एंड वाई शुड बी, और कहते हैं जस्टिफाई करते हैं अपने एक्शन को, मतलब बच्चों की थॉट थी उस समय, ऐसा वो सोचते थे जब वो छोटे थे कि हम ब्रश क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, और कौन इतनी परेशानी ले कि मैंगो लीव्स टूथब्रश के लिए तोड़ के लेके आए, क्योंकि उस समय वो दातुन करते थे, उस समय टूथब्रश नहीं होता था तो लोग मैंगो लीव्स से ब्रश करते थे। तो क्या करना होता था कि मैंगो के पेड़ से मैंगो लीव्स तोड़ के लाना होता था ब्रश करने के लिए, या छोटी उसकी पतली डंडियाँ उनसे ब्रश करते होंगे। तो ये कौन परेशानी लेने जाए कि जाके जब हाथ में ब्रेड आ गया है, ब्रेड बैंगल्स आ गए हैं, तो अब कौन इतना टाइम वेस्ट करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी ज़रूरत भी क्या थी। द टाइगर नेवर ब्रशेस हिज टीथ, और वो क्या जस्टिफाई करते हैं कि टाइगर तो कभी अपने दांत नहीं साफ़ करता, उसको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम भी हैं टाइगर की तरह, हम भी नहीं ब्रश करेंगे। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। कह रहे हैं कि हॉट टी मतलब गर्म चाय जब पियेंगे ब्रेड खा के, तो सारा कुछ मुंह का जो भी होगा वो सब कुछ अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा आखिरकार। तो ये उनकी दलील थी और वो लोग बिना ब्रश किए उसको ब्रेड को खा लेते थे चाय के साथ। Now further he says that marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. तो ये कहते हैं कि मैरिज जो होती थी, शादियाँ होती थी, उसमें स्वीट ब्रेड जिसको बोल कहा जाता है, वो उसके बिना वो कोई भी उसके गिफ्ट का मतलब नहीं होता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फेस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, तो उनकी पार्टी या जो फेस्ट होती है, दावत होता है, उसका कोई भी चार्म नहीं रहता ब्रेड के बिना। ब्रेड इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड सेलिब्रेशन एंड सेरेमनी। जो भी सेलिब्रेशन सेरेमनी है उसमें ब्रेड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो कहते हैं कि उनके पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि बेकर्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारी विलेज में, गांव में उनका कितना इम्पॉर्टेंट प्लेस है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो लेडी, घर की जो लेडीज़ होती थी, औरतें होती थी, वो अपनी बेटियों के एंगेजमेंट में, डॉटर्स के एंगेजमेंट में, अपनी बेटी के एंगेजमेंट में वो क्या करती थी, प्रिपेयर करती थी सैंडविच। और सैंडविच किससे बनता है बच्चों, स्लाइस, ब्रेड स्लाइस से। तो वो फिर से ब्रेड आ जाता था, एंगेजमेंट में भी वो इम्पॉर्टेंट होता था। केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फेस्टिवल्स। तो केक्स और बॉलिनाज आर काइंड ऑफ कुकीज़। बॉलिनाज आप देखोगे कुकीज़ को ही कहते हैं वहाँ पे। आर मस्ट फॉर क्रिसमस, क्रिसमस उनका सेलिब्रेशन होता है, तो वो कहते थे कि क्रिसमस में तो वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता था, और साथ के साथ दूसरे भी फेस्टिवल जो भी होते थे उसमें वो इम्पॉर्टेंट होता था। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. तो इस तरह से सारे उनके सेलिब्रेशंस में और उनके यहाँ छोटे मोटे जो फंक्शंस होते थे, सारे कुछ में ब्रेड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसलिए उनका प्रेजेंस, बेकर्स का प्रेजेंस मतलब बेकर का गांव में होना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। उनके बिना कोई भी फंक्शन पूरा नहीं होता था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। तो उस समय जो ब्रेड सेलर्स थे और बेकर्स थे, वो स्पेशल मेक के कपड़े पहनते थे, स्पेशल डिज़ाइन के कपड़े पहनते थे, जिसको क्या कहा जाता था, कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो घुटने तक होती थी, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी और वो घुटने तक आती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full-length ones and longer than half pants. तो वो देखते थे कि अपने बचपन में कुछ बेकर्स जो होते थे वो शर्ट और ट्राउज़र्स भी पहनते थे, और ट्राउज़र्स की लेंथ क्या होती थी, वो अभी जो कैपरी पहनते हैं उस तरह की लेंथ की, मतलब शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस। फुल लेंथ ट्राउज़र होती है उससे छोटी,
और हाफ पैंट से बड़ी, मतलब नी लेंथ की जो होती थी ट्राउज़र वो होती थी और शर्ट पहनते थे। इवन टुडे एनी वन हु वेयर्स अ हाफ पैंट, तो आप जानते हो कि लूसियो रॉड्रिग डाइड इन 1973, तो ऑब्वियसली ये स्टोरी उन्होंने पहले ही लिखा है, तो उस समय की बात वो बता रहे हैं। इट इज़ नॉट द प्रेजेंट डे स्टोरी, अभी की बात नहीं है, ये पुराने समय की बात है, आज से 50 ईयर्स बैक की बात है। तो वो कहते थे, उस समय की बात बता रहे थे कि एनी वन हु वेयर्स हाफ पैंट, अभी भी कोई अगर हाफ पैंट पहनता है विच रीच इज़ जस्ट बिलो द नी, क्योंकि उस समय ये फैशन में आपका आज जो कैप्री फैशन में है वो उस समय फैशन में नहीं था, तो उस समय कोई भी अगर इस तरह का पहनता था ड्रेस, पैंट अगर इस तरह की लेंथ होती थी जो नी तक जाती थी, घुटने तक जाती थी, तो इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, तो वो लोगों से कमेंट उसको मिलता था, क्या कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, पेडर की तरह ड्रेस पहने हुए है। क्योंकि दो तरह के ड्रेस पहनते थे, एक तो होता था कबाई जो कि एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो नीज तक जाती थी, और दूसरा अपने चाइल्डहुड में ऑथर ने देखा था कि कुछ बेकर्स जो होते थे वो शर्ट पहनते थे और नी लेंथ के ट्राउज़र्स पहनते थे। तो अगर दूसरे लोग कभी गलती से या अपनी चॉइस से पहन लेते थे वैसे पैंट जो नी लेंथ के हो, तो उनको भी कमेंट ये मिलता था कि ये इन्होंने ड्रेस किया है, पेडर की तरह कपड़े पहने हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, तो बेकर्स जो होते थे वो यूजुअली कलेक्ट करते थे कब अपना बिल, मंथली बिल कलेक्ट करते थे, जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर सेलर को देते हैं, वेंडर्स को देते हैं, और मिल्क सेलर्स हमारे मंथली अकाउंट रखते हैं, महीने में एक बार का हिसाब होता है, तो वैसे ही ब्रेड का भी उनका मंथली अकाउंट होता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और ये मंथली अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड होता था, कहाँ मेंटेन होता था, किसी दीवार पे घर के पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, और बेकिंग जो था उस समय एक प्रॉफिटेबल मुनाफे का प्रोफेशन था, व्यापार था, इन दी ओल्ड डेज, पुराने समय में। मतलब ये है कि अब इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा, दैट्स वाई ही इंडिकेट्स दिस, ही राइट्स दिस लाइन, बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। हालांकि बेकर्स अभी भी बहुत ही, जब ऑथर ने लिखा है उस समय भी उनका इम्पॉर्टेंट प्लेस है विलेज में, उनके बिना कोई भी सेलिब्रेशन पूरा नहीं होता, बट अब उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा ये बिजनेस। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर जो होते थे और उनका परिवार कभी भी भूखे नहीं रहना पड़ता था। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, वो उनके नौकर और उनके सर्वेंट्स सारे हमेशा खुश रहते थे और प्रॉस्पेरस, समृद्ध होते थे। देयर प्लम फिजिक, जो मोटे ताजे होते थे, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, तो उनकी प्लम फिजिक होती थी, प्लेजेंटली फैट बॉडी, मतलब फैटी थोड़े होते थे, जो भी बेकर्स होते थे नॉर्मली वो फैटी होते थे, चबी होते थे, मोटे ताजे, और वो ओपन टेस्टिमनी, टेस्टिमनी मीन्स प्रूफ होता था, पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी, तो टेस्टिमनी मतलब प्रूफ होता था इसका कि वो अच्छे खासे खाते पीते हैं और समृद्ध हैं, तो इसलिए वो थोड़े गोल गोल से होते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिक अपीयरेंस इज़ ईजिली कंपेयर टू अ बेकर, आज भी किसी का फिजिकल अपीयरेंस अगर जैक फ्रूट लाइक होता है, जैक फ्रूट मीन्स कटहल, तो अगर कटहल की तरह कोई गोल गोल हो तो उसको क्या कमेंट मिलता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि ये एक बेकर है, कंपेयर कर दिया जाता है, उसको तुलना की जाती है बेकर से, क्योंकि वो पुराने समय में ऐसे ही बेकर उनको दिखते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ बेकर इन गोवा। So I hope you understood the story. If you have any question, then you can ask in comment section.